हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का संस्कृत की इस लाइव क्लासेस में स्वागत है। बेटाओ, हम पिछली क्लास में समास इस टॉपिक के विषय में अध्ययन कर रहे थे और समास में भी हमने बेटाओ अव्ययभाव समास का अध्ययन कर लिया था। समास की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि सम सनम समास है और उसके भेद बताए थे कि समास है पंचधा, तत्पुरुष केवल समास, तत्पुरुष केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष बहुब्री और द्वंद्व। फिर आपको बेटा मैंने बताया था कि क्रमधारय समास और द्विगु समास जो है वो आपका तत्पुरुष समास का ही भेद माना जाता है। तत्पश्चात हमने प्रत्येक समास की परिभाषा पढ़ी थी और उसके पश्चात हम अव्ययभाव समास का अध्ययन कर रहे थे। अव्ययभाव समास में बेटा हमने एक प्रति नामक जो अव्यय है उसका अध्ययन कर लिया था। अब आज की इस क्लास में हम बेटा पढ़ते हैं यथा। क्या पढ़ते हैं भैया? यथा। बेटा यथा जो है वो अनतिक्रम में इस अर्थ के लिए यथा नामक इस अव्यय का या इस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है और यथा में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। अर्थात जहां पर भी यथा इस अव्यय का आप प्रयोग करोगे तो आपको समास विग्रह करने पर बेटा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होता है। जैसे कि लिखा गया है यथा कालम, या मैं इधर लिख देता हूं। एक तरफ तो होगा आपका समस्त पद और दूसरी तरफ होगा मेरे बेटा हो समास विग्रह। ठीक है बेटा, तो जैसे कि लिखा गया है यथा कालम, दो पद है बेटा, समस्त पद है, एक तरफ समास विग्रह है, तो आपको मेरे बेटा समस्त पद से समास विग्रह बनाना है। तो समस्त पद से समास विग्रह का निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं? तो बेटा समझना, दो पद लिखे गए, एक तो यथा और दूसरा लिखा गया मेरे बेटा कालम। तो आपको बेटा कुछ नहीं करना, दूसरा जो पद है उस दूसरे पद में आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देना है। तो कालम में मूल शब्द क्या है? काल, और काल की द्वितीय विभक्ति क्या बनेगी? कालम। अब बेटा थोड़ा सा ये कि दिख रहा आपको मान लो शब्द रूप याद नहीं है, आपको विभक्ति बनाना नहीं आता, तो कोई चिंता का विषय नहीं है कि द्वितीय विभक्ति बनाना बड़ा ही आसान है। कैसे? यदि किसी शब्द के अंत में मैं लगा हुआ है, इसका मतलब द्वितीय विभक्ति इसमें ऑलरेडी है और मैं नहीं है, हलंत में की बात कर रहा हूं, और यदि मैं नहीं है तो आप उसमें जो है हलंत में यानी आधा मैं लगा दो, आपकी द्वितीय विभक्ति बन जाएगी। कैसे? अब लिखा हुआ कालम, तो यहाँ हलंत में आ रहा है ना, इसका मतलब इसके अंदर ऑलरेडी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब जब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग पहले से ही किया गया है तो इस शब्द को आप एज इट इज लिख दो, तो कालम का कालम हो गया। अब कालम के पश्चात यथा के स्थान पर क्या लिखना आपको? अनतिक्रम में। तो यहां हो गया बेटा अनतिक्रम में। तो यथा कालम का क्या बन गया बेटा? कालम अनतिक्रम में। लिखा गया मेरे बेटा यथा ज्ञानम, तो क्या बन जाएगा भैया? ज्ञानम अनतिक्रम में। मेरे बेटा लिखा गया है यथा बलम, या लिखा गया है यथा धनम। तो भैया बल का बनेगा बलम, धन का बनेगा धनम, तो ये बन जाएगा बेटा बलम अनतिक्रम में, और इसका मेरे बेटा बन जाएगा धनम अनतिक्रम में। तो आपने एक चीज देखी होगी बेटा कि पीछे यदि मैं लिखा हुआ है जब, तो उस शब्द को एज इट इज लिख दो, से कालम का कालम, ज्ञानम का ज्ञानम, बलम का बलम, धनम का धनम, और अंत में आपको प्रयोग किसका कर देना है? अनतिक्रम्य का। जैसे कि मेरे बेटाओ
लिखा गया है यथा दानम, तो क्या बनेगा भाई, वही दो पद है यथा और दानम, तो दूसरा पद दानम है तो क्या रह जाएगा भाई, दानम का दानम ही रह जाएगा और ये बन जाएगा दानम अनतिक्रम में। ठीक है भाई, पुनः समझना, यथा कालम कालम अनतिक्रम में, यथा ज्ञानम ज्ञानम अनतिक्रम में, यथा बलम बलम अनतिक्रम में, यथा धनम धनम अनतिक्रम में, और मेरे बेटा हो लिखा गया था दानम, तो दानम अनतिक्रम में। अब बेटा जिस शब्द के अंत में मैं नहीं हूं, जैसे कि था शक्ति, तो आप देखोगे यहां पर पहला पद यथा, दूसरा पद शक्ति है, यहां पर मैं नहीं है, तो मैंने बताया द्वितीय विभक्ति बनाना बड़ा ही आसान होता है। यदि अगर मैं लिखा हुआ हो हलंत में, जब तक कोई दिक्कत नहीं, उस शब्द को आप एज इट इज लिख दो उस पद को, और यदि मैं नहीं हो तो आपको क्या करना है, आपको मैं लगा देना है। तो जैसे कि शक्ति लिखा हुआ है, तो शक्ति की द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगी भाई, शक्तिम, क्या हो जाएगी, शक्तिम। शक्ति की द्वितीय विभक्ति क्या हो गई, शक्तिम, तो बेटा बन गया शक्तिम अनति क्रम में, क्या बन गया, शक्तिम अनति क्रम में। जैसे कि मेरे बेटा लिखा गया है यथा बुद्धि यथा मति, आता यथा गुरु तथा शिष्य, जैसा गुरु वैसा शिष्य। तो देखो बेटा यहां मैं नहीं था, हमने मैं लगा दिया, यहां बुद्धि में मैं नहीं है तो उसमें मैं लगा दो, और ये बन जाएगा बुद्धिम अनतिक्रम में, ये बन जाएगा आपका मतिम अनतिक्रम में, ये बन जाएगा आपका बेटा हो गुरुम अनतिक्रम में। That's all, कुछ करना ही नहीं है। लिखा गया था हरि, तो हरिम अनतिक्रम में। कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना सा है, जैसे कि लिखा गया था लतम, ये था लतम, तो बेटा दूसरा पद क्या है, लतम, तो आपको यहां ध्यान रखना है लतम, लतम में से मैं हटाओ तो मूल शब्द क्या बचा, लत। अब बेटा आपको इतना तो पता होगा कि संस्कृत में लत होता है, लत होता है कि लता होता है, तो आप सभी का आंसर होगा कि साहब लत कोई शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है, लता। तो लता शब्द है, तो लता में मैं जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, लताम अनतिक्रम में। उसी प्रकार जैसे लिखा गया है यथा रमम, हालांकि इस प्रकार के उदाहरण आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, फिर मैं आपको सिखा देता हूं कि रमम, रमम का मूल शब्द क्या है, तो इस मैं को हटा दो, बचा क्या, रम। तो अब आपके सामने वही बात कि साहब रम कोई शब्द होता है या रमा शब्द होता है, तो आप सभी का आंसर होगा कि सर रम कोई शब्द होता ही नहीं है, शब्द क्या होता है, रमा। तो रम तो धातु होती है, शब्द नहीं होता, उस रम का भी मैं हलंत होता है, यह मैं पूरा है। तो मूल शब्द क्या, रमा, रमा में मैं जोड़ दो तो मेरे बेटा क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका रमाम अनतिक्रम में। और इस प्रकार से आपका यथा नामक जो ये अव्यय है वो बेटा समाप्त होता है। पुनः समझना, अव्यय कौन सा, यथा, किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, अनतिक्रम में। विभक्ति कौन सी आती है था के योग में, द्वितीय विभक्ति। समस्त पद इस प्रकार से, समास विग्रह इस प्रकार से। समस्त पद से समास विग्रह का जब आप निर्माण करते हो तो आपको बेटा कुछ नहीं करना होता है, दो पद होते हैं तो दूसरे पद में द्वितीय विभक्ति लगा करके अंत में अनतिक्रम में लिखा जाता है। क्या नियम हमारा, नियम यह है कि समस्त पद से समास विग्रह का निर्माण करते समय, आप नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में कि समस्त पद से समास विग्रह बनाते समय समस्त पद के दूसरे पद में, समस्त पद के दूसरे पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके अंत में अनतिक्रम में लिखा जाता है।
और द्वितीय विभक्ति लगाना बेटा बड़ा ही आसान है कि यदि अगर दूसरे पद में मैं लिखा हुआ है जब तो उसको एज इट इज लिख दो और अंत में अतिक्रम में लिख दो, और यदि अगर दूसरे पद में मैं नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है बेटाओ, अंत में मैं लगा देना है। जैसे शक्ति में मैं नहीं था तो शक्तिम कर दिया, बुद्धि में नहीं था बुद्धिम कर दिया, मति में नहीं था मतिम कर दिया, गुरु में नहीं था गुरुम कर दिया। ये अंत में जो दो उदाहरण है इसमें आपको देखना है मूल शब्द क्या है, तो लता मूल शब्द होता है, लता की द्वितीय लताम, इसमें रमा मूल शब्द रमाम। इस प्रकार से आपका जो ये है यथा नामक अव्यय मेरे बेटाओ समाप्त होता है। अब हम नंबर 3 पर जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे बेटाओ स का। स कह दो चाहे सह कह दो, इसका अर्थ बेटाओ सहितम, इस अर्थ में ये प्रयुक्त होता है। और विभक्ति कौन सी आती है मेरे बेटाओ, तो विभक्ति आती है बेटाओ तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति, तृतीया। पुनः समझना, अव्यय कौन सा, स अथवा सह, अर्थ क्या होगा, अर्थ होगा सहितम, विभक्ति कौन सी, तृतीया। समस्त पद से समास विग्रह बनाओ। समस्त पद लिखा गया बेटा आपका सचक्रम। कितने पद है, 2। पहला पद कौन सा, स, दूसरा पद कौन सा, चक्रम। चक्रम में मैं हटा दो, मूल शब्द क्या बचा, चक्र, तो चक्र की तृतीया, तो राम की तृतीया बनेगी बेटा आपको पता होगा रामेण, तो चक्र की क्या बन जाएगी रे, चक्रेण। अंत में क्या लिख दो रे भैया, ओ सहितम, तो क्या बन गया, चक्रेण सहितम। सचक्रम का क्या बना, चक्रेण सहितम। तो उसी प्रकार सरामम, तो राम की तृतीया क्या बनेगी मेरे बेटाओ, रामेण सहितम। ठीक उसी प्रकार सपरिवार, घर में शादी विवाह कार्यक्रम कुछ भी होता है तो हम निमंत्रण देते हैं कि साहब आप हमारे घर पर सपरिवार पधारना, तो हिंदी में बोलते सपरिवार और संस्कृत में बोलते सपरिवारम, सपरिवारम। तो पहला शब्द तो स, पहला पद क्या है स, दूसरा पद क्या, परिवारम, परिवारम में मूल शब्द क्या, परिवार। अब परिवार की तृतीया क्या बनेगी रे भाई, परिवारेण। अंत में क्या लिख दो, सहितम, तो ये बन गया बेटा परिवारेण सहितम। जैसे कि लिखा गया स मित्रम, तो बेटा मित्र की तृतीया क्या बन जाएगी, मित्रेण सहितम। जैसे कि सधनम, जैसे कि सबलम, सशरीरम, समलम, सकलम, सकलमम। हाँ जी, तो लिखा गया सधनम, तो धन शब्द की तृतीया क्या बनेगी बेटा, धनेन, और अंत में क्या लिख देना है आपको, सहिता। यहाँ बलम की तृतीया बनेगी रे मेरे बेटाओ, बलेन, अंत में सहिता। शरीर की तृतीया बनेगी रे शरीरेण, अंत में सहितम। मलम की बनेगी मलेन, अंत में सहितम। सकलम, ये आपको ध्यान देने योग्य बात है कि सकलम, तो बेटा मूल शब्द क्या है, पहला पद तो कल, वो सॉरी पहला पद तो स और दूसरा पद लिखा इसमें कलम, तो कलम में से मैं हटा दो तो बचा क्या, कल। और अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि भैया कल शब्द होता है या कला होता है, तो आपको पता होना चाहिए संस्कृत में कल नामक कोई शब्द नहीं होता, मूल शब्द क्या होता है, कला। अब कला की तृतीया क्या बनेगी, तो कला की तृतीया बनेगी रे भैया कलिया। तो रमा की तृतीया क्या बनेगी, रमिया। जैसे लिखा गया कि सरमम,
तो ये दोनों एक ही है कि रमम, तो रमम में मूल शब्द क्या है, तो मैं हटा दो, बच्चा क्या रम, तो रम होता है रमा होता है, तो उत्तर आएगा रमा, और रमा की तृतीया क्या बनेगी, रमया सहितम। ठीक उसी प्रकार सलतम, तो क्या बन जाएगी, लतया सहितम, सॉरी और ये बेटा ये तो आपको सिर्फ देखने मात्र से पता चल जाएगा। ये लिखा हुआ है कलम और ये लिखा हुआ कलमम। कलम में से मैं हटा दो तो बचा कला, यानी कल शब्द है, कल का कला होगा, कल कोई शब्द नहीं होता, या मैं हटा दो बचा क्या कलम, तो कलम की तृतीया बनेगी रे मेरे बेटाओ कलमेन, तो क्या बन गया कलमेन सहितम। ठीक उसी प्रकार से लिखा गया सहरी, तो क्या बन जाएगा रे भैया, हरिणा सहितम। कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति यदि इस वीडियो को देख रहा हो तो हरे सादृश्यम इस प्रकार का भी एक रूप बनता है, सहरी का क्या बनता है, हरे सादृश्यम अलग होता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आपका जो ये है सहितम वाला, यानी जो स नामक जो अव्यय है वो बेटाओ यहाँ पर समाप्त होता है। हाँ, एक थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसे लिखा हुआ साग्नि, तो बेटाओ साग्नि का तो अग्निग्रंथ पर्यंतम भी लिखा गया है, और वैसे देखे जाए तो तृतीया में इसका प्रयोग करोगे तो क्या बन जाएगा, ये अग्निना सहिता। तो कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि हमने नंबर 3 पे कौन सा पढ़ा, स की शर्त में प्रयुक्त होता है सह, एक ही बात है। अर्थ क्या होगा इसका, इसका अर्थ होगा सहितम। विभक्ति कौन सी, तृतीया विभक्ति। ठीक है, कुछ नहीं करना, समस्त पद से समास विग्रह बनाते समय समस्त पद के दूसरे पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके अंत में आपको मेरे बेटाओ क्या लिख देना है, सहितम, और ये एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है भाई, अगला पढ़ते हैं मेरे बेटाओ। नेक्स्ट जो है वो नंबर 4, वो है निर। अभाव इस अर्थ में निर नामक इस अव्यय का प्रयोग किया जाता है, और इसके साथ जो विभक्ति आएगी वो आएगी बेटा कौन सी, षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि निर्मक्षिकम आपकी पुस्तक का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, इसके समानांतर ही है निर्मस्कम। निर्बलम, निर्धनम, निर्जनम। तो बेटा लिखा गया निर्मक्षिकम, तो पहला पद तो निर और दूसरा पद क्या, मक्षिकम। मक्षिकम में से मैं हटा दो तो मक्षिक बचेगा या मक्षिका बचेगा। तो आपके सामने होगा कि साहब आपको पता हो तो मक्षिका मूल शब्द होता है, मक्षिका का मतलब होता है मक्खी, और यह अंत में आ होने की वजह से रमा शब्द के समानांतर चलेगा। अब रमा शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या बनेगा, रमाणाम, तो मक्षिका का क्या बनेगा, मक्षिकाणाम। तो मक्षिका यानी रमा शब्द के षष्ठी विभक्ति बहुवचन का या बहुवचन का प्रयोग करेंगे कि अभाव है, बहुत सारी मक्खियों का अभाव, ऐसा स्थान जहां पर मक्खियों का अभाव हो तो उसको हम बोलते हैं बेटाओ निर्मक्षिकम। ठीक है, तो मक्षिकाणाम अभाव है। कई बालक के मन में आता है साहब एक वचन का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। अरे भाई एक वचन का प्रयोग करेंगे तो ऐसा कमरा जहां पर एक ही मक्खी का अभाव हो, बाकी शेष हो,
तो उस स्थान को हम निर्मक्षिक थोड़ी कहेंगे, उस स्थान को हम मक्खियों से रहित थोड़ी कहेंगे। किंतु ऐसा स्थान जहां मक्खियों का अभाव हो, अर्थात एक भी मक्खी ना हो, एक भी मक्खी उस रूम में ना हो, तो उस स्थान को हम कहेंगे कि मक्खियों से रहित, यानी मक्खियों से अभाव। इसलिए यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? बहुवचन का। यहां पर मूल शब्द मेरे बेटा मशक, तो इसका भी षष्ठी भक्ति बहुवचन बन जाएगा क्या? मस्कानाम अभाव है। यहां पर बेटा बल, तो बलस्य भाव, शक्ति का भाव। धनस्य भाव और जनानाम अभाव है। अब आपके सामने एक प्रश्न होगा, गुरुजी यहां पर एक वचन का प्रयोग कर दिया और बाकी से सभी जगह आपने बहुवचन का प्रयोग किया है, तो ऐसा क्यों? तो भैया इनके अर्थ के दृष्टिकोण से हम कहीं पर तो एक वचन का प्रयोग करते हैं और कहीं हम जो है वो बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे बल का अभाव, तो बल शक्ति, तो बल एक वचन के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। यहां पर धन का अभाव, तो धनानाम अभाव भी कर सकते हो, किंतु थोड़ा सा ठीक ही रहता भाई धन का अभाव। ठीक है, तो यहां पर एक वचन, इन दोनों में एक वचन का प्रयोग किया जाएगा। अब वही बात कि निर्जन जंगल, निर्जन किसे कहेंगे? कि जहां बहुत सारे लोगों का अभाव, यानी जहां कोई भी मनुष्य नहीं रहता हो, उस स्थान को हम कहेंगे निर्जन। और निर्जन का जो है समास विग्रह बनेगा, वो बनेगा बेटा जनानाम अभाव है। ठीक उसी प्रकार ये है अगला उदाहरण आपका निर्वस्त्रम। तो बेटा क्या बनेगा? ये बनेगा वस्त्राणाम अभाव है। निर्विरोधम, चुनावी माहौल चल रहे हैं, कहते हैं कि साहब वो तो निर्विरोध जीत गया। निर्विरोधम, तो बेटा क्या बनेगा? विरोधानाम अभाव है। जहां बहुत सारे विरोधों का अभाव हो, यानी जहां पर किसी प्रकार का कोई विरोध ही ना हो, तो उसे हम कहेंगे निर्विरोध। तो विरोधानाम अभाव है इति निर्विरोधम। और इस प्रकार से बेटा आपका जो निर नामक जो अव्यय है ये आपका समाप्त होता है। ठीक है भाई, अगली क्लास में फिर किसी नए अव्यय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।